हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब की अगर हम बात करें तो पूरे किताब के मैं टोटल 50 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर ये 50 प्रश्न अगर आपको तैयार है, गारंटी है मेरा कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा करके आओगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में छूटने वाला नहीं है। पूरे किताब का मैंने एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर 4 वर्षों का मैंने पूरा का पूरा सेट यहां पे देखकर इस प्रश्न को तैयार किया है। टोटल 50 प्रश्न है। अगर आप तैयार कर लेते हो, गारंटी है मेरा कि सामाजिक विज्ञान में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव करके आने वाले हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आंसर आपको मालूम होगा तो मुझसे पहले ही कमेंट में जरूर आंसर बता देना। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। फ्रांस देश से। किससे हुआ। फ्रांस देश से। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति मतलब किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहां डेट है 1788 में, 1789, 1790 और 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति किस डेट में हुई। 1789 ईस्वी में। किस सन में हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस की ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आपको भी मालूम है कि वो थे आपके महात्मा गांधी जी। डी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। वहीं अगर हम आगे बढ़े और चौथा प्रश्न की अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न यह है कि चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष घटित हुआ। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। 1920, 1921, 1922, 1925 में। मैं इसका ट्रिक बता देता हूं। इसका हो जाएगा 1922। ट्रिक यह है कि जैसे चौरी चौरा है तो चौरी भी सेम वैसा ही है, चौरा भी सेम वैसे ही। तो समझ लो कि दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। याद करने का थोड़ा क्लू बना लेना। तो 1922 में। इस तरह आप रिलेट करके किसी भी चीजों को आप याद कर सकते हो। तो चौथा का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक सरदार पटेल जी हैं कि बाल गंगाधर तिलक कि महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। जल्दी से अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है आपके। सिंपल जवाब आपको देना, महात्मा गांधी जी हैं। और सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, जल्दी से बताइए कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस जी की चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा भी उन्हीं का था आपके महात्मा गांधी जी का। डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। 1914 में, 1915 कि 1918 कि 1919 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। और बी वाला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा। तब वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। और ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। तो यह डेट बहुत मशहूर है, आपको भी मालूम होगा। पहला ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आगमन,
तीसरा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 जो है किस घटना से संबंधित है, इसको कोई भूल नहीं सकता, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा याद होना चाहिए, इससे बाहर एक प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। 50 प्रश्न अगर तैयार हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे के पूरे अंक लाने वाले हो आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वही बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 10वां, तो प्रश्न नंबर 10वां यह है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, मतलब किस वर्ष पूरी की पूरी महामंदी हुई थी। 1919 में, 1924 में, 1929, 1934। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महामंदी का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक महामंदी बहुत तीव्र गति से आई थी, इस डेट को आप भूल नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। जल्दी से अगर आपको मालूम है जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर बताता हूं इसका न्यूयॉर्क में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 की, 1920 कि 1942 की, 1947। अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 1945। इस डेट को भूलिएगा मत, दिमाग में पूरा का पूरा बैठा लो, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं बनेंगे, इतना याद रख लीजिए। 13वां प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध किस सन में प्रारंभ हुआ था, 1914 में, 1939 को, 1919 के, ऑप्शन डी इधर है आपका 1942 में। कौन सा राइट आंसर होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। यह प्रश्न आपके दिमाग में छपा होना चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि भूमि एक यहाँ पे भरना है संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित है कि इनमें से कोई नहीं। यह आपको भी मालूम होगा, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें प्रश्न नंबर 15 को लेकर, तो निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली की, पीली की, लेटराइट की, सीमेंट। आपको भी मालूम है कि काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, और सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट जो है मिट्टी नहीं होता है, बाकी ये तीनों मिट्टी होता है। तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है, सीमेंट। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में कि गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ पे कि बिहार में, बताइए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 का जल्दी से आप जवाब दीजिए, पूरा लगातार कंटिन्यू लगे रहिए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आप लोगों को। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन पवन है कि हिमनद है कि जल है कि पशुचारण है। मेरे प्यारे बच्चों हिमनद, जो हिमनद है वो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का कारण होता है। आगे हम बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण की अगर हम बात करें क्या है, गहन खेती है कि वनोन्मूलन है कि अधिक सिंचाई है कि अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो अधिक सिंचाई है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरण योग्य संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है, पवन ऊर्जा की, जल की, जीवाश्म ईंधन की, धर आपका वन। तो यहाँ पे मेरे प्यारों से निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, वो आपका जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अधिक उपयुक्त मानी जाती है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की, ऑप्शन डी आपके लेटराइट मिट्टी। मेरे प्यारे जो चाय की खेती के लिए अगर हम बात करें तो लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसमें पैदावार चाय की बहुत अच्छे से होती है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 21 की तरफ, प्रश्न नंबर 21 है
निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कि आपके उत्तराखंड में? मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में वहां पे सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा, ताकि पानी वहां ठहरे नहीं, पानी इस तरह धीरे से क्या हो जाए, गिर जाए। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आपके क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड में। कितने? उत्तराखंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 तो कंप्लीट होगा, 22 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो कौन सा व्यक्तिगत संसाधन अगर नहीं है, तो खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो पुनः चक्रीय लोहा है, कि पवन ऊर्जा, की ज्वारी ऊर्जा, की पशुधन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पुनः चक्रीय मतलब कि लोहा है, क्योंकि लोहा को कोई वस्तु बनाए हुए है, उसको पिघलाकर फिर दोबारा से कोई वस्तु बना सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? संभावित संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, की यहाँ पे आपके बॉक्साइट। बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो संभावित संसाधन की बात कर रहा है ना, तो पवन ऊर्जा इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन मृदा संरक्षण से है, कि वन संरक्षण से, कि जल संरक्षण से, कि वायु संरक्षण से? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से मेरे प्यारे बच्चों। जब वनों का ज्यादा कटाव हो रहा था तो वहां पे एक संरक्षण चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। वहां पे लोग पेड़ों को चिपक कर उसकी रक्षा करते थे, काटने नहीं देते थे पेड़ को। बात करते हैं 26, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, कि उड़ीसा में, कि पश्चिम बंगाल में, कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेना, प्रश्न नंबर 27 क्या है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो अब विश्व की बात कर रहा है, यहाँ पे पूरे संसार की बात कर रहा है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? मासिनराम में, कि चेन्नई में, व्लादिवोस्टोक में, कि यहाँ पे आपके न्यूयॉर्क में? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28 प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछा है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना पंजाब में, कि गुजरात में, उत्तराखंड में, कि मध्य प्रदेश में? तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29, 29वां प्रश्न देखिए क्या है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध महानदी पे बना है, कि चिनाब नदी पे, कि सतलुज नदी पे, कि यहाँ पे कृष्णा नदी पे? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 30वां देखिए क्या है, 30वां है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? मतलब रबी की फसल इन चारों ऑप्शन में से कौन है? चावल है, कि मोटे अनाज, की चना, चना में भी वो भी काला चना, इसके बाद कपास। तो अगर रबी की फसल की हम बात करें तो चना है, चना में क्या है, काला चना। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार कौन फसल है? दालें हैं, कि मोटे अनाज, की ज्वार, तिल, कि यहाँ पे सिर्फ तिल? बताइए क्या राइट आंसर है? तो फलीदार फसल के अंतर्गत दालें आ जाती हैं। क्या आ जाता है? दाल। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वहीं अगर हम देखें 32 प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो रेशेनुमा फसल कौन सी है? जूट, कॉफी, जौ, की रबर? आपको मालूम है कि जूट में ज्यादा से ज्यादा रेशा होता है, रेशेदार फसल जूट है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 33वां 33, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? गेहूं, की चना, की गन्ना, कि यहाँ पे मूंगफली? आपको भी मालूम है रोपड़ फसल के अंतर्गत गन्ना आता है। क्या आता है? गन्ना। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, 34वां प्रश्न क्या है कि झरिया प्रसिद्ध है? तो झरिया प्रसिद्ध किसके लिए? लव अयस्क के लिए,
कोयला के लिए, कि तांबा के लिए, कि यहाँ पे बॉक्साइट के लिए? तो झरिया प्रसिद्ध है मेरे प्यारों, जो किसके लिए झरिया प्रसिद्ध है? आप आंसर देना, कोयले के लिए। कोयले के लिए झरिया प्रसिद्ध है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्न अगर आपको तैयार है, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर, जाके आप बिल्कुल साइंस, सोशल साइंस का पेपर दीजिए, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओगे। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 36 प्रश्न, कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत की बात कर रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, कि हिमाचल प्रदेश में आपके, कि राजस्थान में? तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र अगर हम इंडिया में बात करें तो तमिलनाडु में। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए है? तेल शोधक कारखानों मतलब पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका तेल शोधक कारखानों मतलब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है, कि कोयला है, कि आपके पवन ऊर्जा है, कि ज्वारीय ऊर्जा है? तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो आप कोयले पे क्लिक करके आइएगा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 38 प्रश्न भी हमने अच्छे तरीके से कवर करा दिया। 39 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 39 प्रश्न क्या है। 39 प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध तांबा से है, कि बॉक्साइट से, कि सोना से, कि कोयला से? तो एंथ्रेसाइट का संबंध अगर हम बात करें किस खनिज से है, तो वो कोयला से है। किससे है? आपके कोयला से है। कहाँ कोयला? ऑप्शन डी दिख रहा है ना, बिल्कुल कोयला से। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 40वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 40वां प्रश्न क्या है, कि कोरबा प्रसिद्ध है। अब कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए? तो को से कोरबा, को से कोयला। आप ट्रिक बनाकर याद कर लेना कि कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31। देखिए क्या है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका की बात कर रहा है तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तमिल, ईसाई, सिंहली, कि आपके मुस्लिम? तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो हो जाएगा आपका सिंहली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं अगला 42 प्रश्न, कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर टोटल भाषा की अगर हम बात करें तो 20 है, कि 22 है, कि 24 है, कि यहाँ पे 26 है? कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में कुल कितने हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? तो टोटल भाषाओं की अगर हम बात करें तो 22 भाषाएं हैं। इस बात को आप याद रखना, यह प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है। 43 प्रश्न है, कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना मतलब किस सन में? सन पूछा है 1980 में, 1990 में, 1992 में, कि 2004 में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1992 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44, तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो टोटल संघीय राज्यों की पूछा संख्या भारत में 27, 28, 29, यहाँ पे 30। बताइए तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? सिंपल जवाब आप दीजिएगा 28। कितने संघीय राज्य हैं? 28 हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, कि 7 है, कि 10, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 8 है। तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या अगर हम बात करें तो 9 है, अरे 8 है, सॉरी कितने हैं? 8 है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे अगला प्रश्न 46, कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका,
ऑप्शन बी स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, ऑप्शन सी बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ निकल के क्या आता है, उसका अर्थ यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बढ़े और प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो प्रश्न नंबर 47 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कि 1920, 1945 के 1880 में। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ। आप सिंपल जवाब दोगे 1885 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 48 कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मतलब भारत में आप कितने एज के रहोगे तो आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो। 21 वर्ष की, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की, 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष। अगर उम्र आपका 18 वर्ष है तो आप वोट दे सकते हो। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, कि ए और बी दोनों, और एक ऑप्शन पीछे छिपा हुआ है। चार ऑप्शन है, मतलब डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारों जो अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। ए वाला भी सही है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और सभी व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी वाला, मतलब ए और बी दोनों सही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो वो कौन सा एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। वो देश भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है कि श्रीलंका है। मेरे प्यारे बच्चों वो देश क्या है, भारत। अरे सॉरी, भारत कह रहा हूं, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो पाकिस्तान को छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखा है आपने कि 50 प्रश्न मैंने बताया। अगर 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, पूरे किताब का आईएमपी प्रश्न है, इससे बाहर आपकी एग्जाम में नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आराम से बढ़िया से इसको तैयारी आप कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।